और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र इस तरह रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को अपने पड़ोसी के गुस्से का सामना करना पड़ा। सिद्धारमैया जब अपने घर से निकल रहे थे तब उनके बुजुर्ग पड़ोसी उनकी कार के सामने आ गए और उनके घर के सामने खड़ी गाड़ियों को लेकर नाराजगी जताई। बुजुर्ग नरोत्तम के मुताबिक सीएम से मिलने के लिए आने वाले लोग अपनी गाड़ियां जहां तहां पार्क कर देते हैं। इससे उनके और उनके परिवार को अपनी गाड़ियां निकालने में परेशानी होती है। पिछले 5 सालों से लगातार आ रही इस परेशानी से उनका परिवार तंग आ चुका है, लिहाजा उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सीएम से पार्किंग की समस्या ठीक करने की मांग की। पड़ोसी की बात सुनने के बाद सिद्धारमैया ने सुरक्षा कर्मियों से मामले को देखने और पार्किंग मुद्दे को हल करने के लिए कहा। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक युवक को करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का नोटिस मिला है, जबकि इसकी तनख्वाह महज 5,000 रुपए है। इस युवक का नाम नितिन है और ये एक दुकान पर काम करता है। नितिन के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसे 1,25,84,800 रुपए टैक्स भरने का नोटिस भेजा है। नोटिस देखकर वह हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ, लिहाजा उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाकर पूरी बात बताई तो पता चला कि तमिलनाडु के कुट्टलम शहर में सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड में उनके नाम से कोई फर्जी खाता चला रहा है, जिसमें करोड़ों का लेन देन हुआ है। लेकिन नितिन का कहना है कि वो तमिलनाडु के कुट्टलम कभी गया ही नहीं। अब पूरे मामले को लेकर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। ये चिट्ठियां खून से लिखी गई हैं। भीलवाड़ा के मुबारक हुसैन मंसूरी ने राजस्थान में मंसूरी विकास बोर्ड के गठन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 5 पन्ने की चिट्ठी लिखी है। मुबारक हुसैन लंबे समय से राज्य में मंसूरी समाज के लोगों के विकास के लिए मंसूरी विकास बोर्ड के गठन की मांग कर रहे हैं। इसके लिए वो भीलवाड़ा से जयपुर तक पैदल चलकर भी ज्ञापन दे आए हैं, लेकिन उनका कहना है कि हर बार मुख्यमंत्री की ओर से उन्हें कोरा आश्वासन ही मिला, इस पर कार्रवाई नहीं हुई, लिहाजा उन्होंने इस बार ये तरीका अपनाया। ये वीडियो यूपी के हापुड़ की है, जहां स्कूली बच्चे तेज रफ्तार बस के गेट, छत और कैरियर से लटके हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि हापुड़ में ये हाल तब है जब यहां पुलिस और परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। तस्वीरें हापुड़ जनपद के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के हाईवे की बताई जा रही है। ये तस्वीरें दक्षिण 24 परगना की है, जहां गंगासागर में डूबते 8 मछुआरों को कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया। दरअसल सुबह मछली पकड़ने गए 8 मछुआरे ट्रॉलर समेत डूबने लगे। राहत की बात ये रही कि वहीं दूसरे मछुआरों ने ये देख लिया और तुरंत हरकत में आए। सबने मिलकर डूबते 8 मछुआरों को बचा लिया और मेदिनीपुर ले गए, जहां उनका इलाज किया गया। दिल्ली पुलिस का ये वीडियो इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जा रहे हैं। एक युवक बाइक चला रहा है और 2 महिलाएं बाइक पर उसके पीछे बैठी हैं। इस वीडियो के साथ दिल्ली पुलिस ने चालान की फोटो भी शेयर की है और जो गाना लगाया है वो मजेदार है। जाने नहीं देंगे तुझे, मतलब चालान तो भरनी पड़ेगी। ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के, ये बात तो सुनी ही होगी। ऐसा ही कुछ केरल के मलप्पुरम जिले के नगरपालिका की 11 महिला सफाई कर्मचारियों के साथ हुआ। इनकी छोटी मोटी नहीं बल्कि 10 करोड़ की बम्पर लॉटरी लगी है। इन 11 महिलाओं ने संयुक्त रूप से राज्य सरकार की 2023 मानसून बम्पर लॉटरी का 10 करोड़ रुपए का जैकपॉट जीता है। ये महिलाएं हरित कर्म सेना की मेंबर्स हैं, जो एक राज्य कुटुंबश्री मिशन ग्रीन आर्मी है, जिसे घर घर से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा इकट्ठा करने और प्रोसेसिंग से पहले छांटने का काम सौंपा गया है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। डिजिटल इंडिया में फ्रॉड और ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोन या दूसरे किस्म की धोखाधड़ी से अलग अश्लील वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर अपराध भी सामने आ रहे हैं, जिसका शिकार कई लोग हुए हैं। हालांकि इस बार अपराधियों का ये दांव उल्टा पड़ा है, क्योंकि इस बार इस रैकेट में शामिल अपराधियों ने केंद्र सरकार के मंत्री को शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन मंत्री जी के एक्शन पर तुरंत कार्रवाई हुई। लेकिन सवाल यह है कि आम लोग आखिर इससे कैसे बचे? अगर शिकार हो गए तो क्या करें? इस डिजिटल अपराध के खिलाफ हॉर्न बजाना बेहद जरूरी है। ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप
साइबर दुनिया के ये वो ऐप हैं जिनसे कितने ही जाने और अनजाने रिश्तों के तार जुड़े हैं और इसी का फायदा उठाते हुए कुछ लोग ठगी, ब्लैकमेलिंग और सेक्सटॉर्शन के जरिए लोगों की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने में जुटे हैं। कभी ये लोन के नाम पर, कभी डिजिटल फ्रॉड कर, तो कभी अश्लील वीडियो कॉल के जरिए। ऐसे में जरूरी है कि इस तरह के साइबर अपराध पर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। अब तक सेक्सटॉर्शन के शिकार आम लोग होते रहे हैं, लेकिन इस बार अपराधियों ने अपना शिकार एक केंद्रीय मंत्री को बनाना चाहा। हालांकि कैबिनेट मंत्री प्रहलाद कुमार पटेल ने इस मामले में फौरन दिल्ली पुलिस को संपर्क किया। दिल्ली पुलिस ने मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया, जिसके बाद राजस्थान के भरतपुर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब मेरे टेलीफोन पर ये कॉल आई थी तो चूंकि हम लोग नॉन अननोन सभी कॉल उठाते हैं, मैं गांव में था उस समय, मेरे घर में एक शोक की स्थिति थी, तब ये फोन आया। वो जो परिस्थितियां हुई उसको लेकर मैंने क्राइम ब्रांच दिल्ली को कंप्लेंट की ऑफिस के थ्रू, क्योंकि मैं तो गाँव पर था। तो मैंने वो सारी चीजें इमीडिएट कॉपी करके यहाँ पर पहुंचाई। मूल बात यह है कि मैं इस घटना को सिर्फ इस दृष्टि से देखता हूँ, एक तो क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी की, इस बात के लिए दिल्ली पुलिस को बधाई और उनको धन्यवाद भी करूंगा। लोगों के मन में कहीं ना कहीं अज्ञात भय है अपयश का। मैं आपके माध्यम से जरूर कहूंगा कि ऐसे मामलों में हमें हर कीमत पर पुलिस की मदद लेनी चाहिए, वो साइबर सेल हो या क्राइम ब्रांच हो, क्योंकि मुझे लगता है कि लुटने से बेहतर है कि हम इसका सामना करें। अब इस मामले में मास्टरमाइंड की तलाश की जा रही है, लेकिन खुद मंत्री पटेल मानते हैं कि ये गंभीर मामला है। उनका इशारा अपराधियों तक पहुंचने वाले नंबर के डाटा की तरफ था, इसलिए वो मानते हैं कि इसे आम या वीआईपी मामले के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। बात कुछ हद तक सही, क्योंकि कई लोग पुलिस तक पहुंचने के बजाय आरोपियों के दबाव में उन्हें पैसे भेजकर पीछे छुड़ाने की कोशिश में लग जाते हैं। बावजूद इसके सिलसिला बंद नहीं होता, बल्कि पैसों की डिमांड बढ़ती जाती है और लोग ब्लैकमेलिंग के दलदल में फंसते चले जाते हैं। सेक्स और एक्सटॉर्शन से मिलकर बना सेक्सटॉर्शन एक किस्म का साइबर अपराध है। इंटरनेट के जरिए अश्लील बातें कर या वीडियो कॉल पर अश्लील हरकतों से लोगों को इसमें फंसाया जाता है। वीडियो बनाकर परिवार या पब्लिक में वायरल करने की धमकी कर पैसे मांगे जाते हैं। सवाल ये है कि इससे बचने का रास्ता क्या है। सेक्सटॉर्शन का शिकार होने की सूरत में एहतियातन कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। पीड़ित को फौरन पुलिस से संपर्क करना चाहिए। ऑनलाइन वेबसाइट cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। आईपीसी की धारा 383, 384 और 385 के तहत पुलिस में मामला दर्ज कराएं। मानहानि की धारा 499, 500 और आपराधिक धमकी की धारा 503, 506, 507 के तहत केस दर्ज करा सकते हैं और आईटी एक्ट की धारा 66E, 67 और 67A के तहत केस कर सकते हैं। दरअसल साइबर अपराधी तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ही यूजर्स को अपने जाल में फंसाते हैं। ऐसे में कुछ सावधानियां हैं जो किसी को भी साइबर अपराध के चंगुल में फंसने से बचा सकती हैं। अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट या नंबर से आए मैसेज को सोच समझकर एक्सेप्ट या ऐड करें। सोशल मीडिया प्रोफाइल पर हमेशा प्राइवेसी और सेफ्टी फीचर को ऑन रखें। समय समय पर पासवर्ड बदलते रहें और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करें। नए ऐप में मांगी जाने वाली परमिशन की जरूरतों पर ध्यान दें। बच्चों को फोन हमेशा किड्स मोड ऑन करके ही थमाएं और अनजान वीडियो कॉल पर सीधे ना आएं। किसी कारणवश अगर सेक्सटॉर्शन का शिकार होते भी हैं, तो ऐसी सूरत में असहज या बदनामी के डर से चुपचाप न बैठें। याद रखें कि आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर ही आरोपी शोषण करने की हिमाकत करते हैं। आरोपियों की डिमांड पूरी करने के बजाय पुलिस का रास्ता आपकी कई मुश्किलों का हल निकालने में मददगार होगा। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ये तो रही चुनौती और उससे जुड़ी सावधानियों की बात। अब जरा एक्सपर्ट से भी समझ लीजिए कि किस तरह से आप सेक्सटॉर्शन का शिकार होने से बच सकते हैं। व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर लोगों के सेक्स वीडियो बनाने के मामले लगातार आ रहे हैं। इनसे बचने के लिए कभी भी अनजान नंबर से आई हुई वीडियो कॉल को एक्सेप्ट ना करें। नॉर्मल कॉल पर बात करें और अगर वीडियो कॉल पर बात करने की आवश्यकता महसूस हो तो कॉल को रिसीव करने की बजाय अपनी ओर से वीडियो कॉल करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वीडियो तुरंत बंद भी किया जा सके।
कोई व्यक्ति सेक्सटॉर्शन या सेक्स वीडियो का शिकार हो जाए तो उसे घबराने की बजाय तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, जिसके लिए वो इंटरनेट के माध्यम से cybercrime.gov.in पर शिकायत कर सकता है। इसके अलावा अगर उसके साथ किसी प्रकार की फाइनेंशियल धोखाधड़ी भी हुई है तो 1930 पर इन्फॉर्म कर सकता है और नियरेस्ट थाने में जाकर अपनी शिकायत लिखित में भी तुरंत दे सकता है। 112 जो कि एक राष्ट्रीय पुलिस हेल्पलाइन है, उस पर भी शिकायत की जा सकती है। किसी भी अवस्था में अपराधियों को, साइबर अपराधियों को, सेक्सटॉर्शनिस्ट को पैसा ना दें, क्योंकि मणिपुर में हालात का जायजा लेने के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के 20 सांसद राज्य का दौरा करेंगे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया। 3 दिन तक चलने वाले सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। इसका मकसद भारत की सेमीकंडक्टर स्ट्रेटेजी और इस सेक्टर में हुए डेवलपमेंट को दिखाना है। इसके तहत अगले 3 दिनों तक सेमीकंडक्टर उद्योग की प्रदर्शनी लगी है, जिसमें देश विदेश की कई कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में पिछले 6 दिनों से लगातार हंगामा जारी है। इस बीच मणिपुर में हालात का जायजा लेने के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के 20 सांसद राज्य का दौरा करेंगे। इसमें 16 विपक्षी पार्टियों के 20 सांसद शामिल हैं। इंडिया गठबंधन का ये प्रतिनिधिमंडल पहले पहाड़ी इलाकों का दौरा करेगा, इसके बाद घाटी जाएगा। विपक्षी दलों के 20 सांसदों की टीम दोनों पक्षों के राहत शिविरों में भी जाएगी। ये लोग राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे। विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में 25 से 26 अगस्त को हो सकती है। उससे पहले समन्वय कमेटी का ऐलान होगा। बताया जा रहा है कि इस बैठक की मेजबानी शिवसेना उद्धव गुट करेगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बैडमिंटन खेलते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को उनके बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने अपने पिता के बारे में लिखा, डरना नहीं सीखा, झुकना नहीं सीखा, लड़ा है और लड़ेंगे। श्री बद्रीनाथ केदार मंदिर समिति को केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में वीआईपी दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों से 91 लाख से अधिक की आमदनी हुई है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने ये जानकारी दी। उनके मुताबिक अभी तक 30,000 से अधिक तीर्थयात्री दोनों धामों में वीआईपी दर्शन कर चुके हैं। दरअसल इस साल वीआईपी दर्शन के लिए आने वाले लोगों से 300 रूपये की रसीद काटने की व्यवस्था शुरू की गई है। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। मणिपुर मामले में संसद में हंगामा 7वें दिन भी जारी रहा और सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग कर रहा है, साथ ही मणिपुर पर प्रधानमंत्री के बयान पर भी अड़ा हुआ है। लेकिन अभी चर्चा के लिए तारीख तय नहीं हो सकी है। सूत्रों की माने तो मणिपुर मसले पर 7 या 8 अगस्त को चर्चा हो सकती है, तभी प्रधानमंत्री इस मामले में बयान दे सकते हैं। हालांकि इस बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों का एक दल मणिपुर दौरे पर जा रहा है, जिसको लेकर सरकार और बीजेपी हमलावर है। आपने आपको व्यवस्था दी है, मैं उस पर व्यवस्था दूंगा। हम तो तैयार है सर। सदन में पाले खींचे हैं, हल्ला है, हंगामा है, संग्राम छिड़ा है। एक तरफ विपक्ष है तो दूसरी तरफ सरकार। किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही ताकतपूर्ण स्थिति है। एक तरफ सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव का दांव है, तो दूसरी तरफ वार पलटवार की जुबानी जंग। पिछले एक हफ्ते से मॉनसून सत्र में मणिपुर के मुद्दे ने सदन से लेकर सड़क तक माहौल गर्मा रखा है। मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बयान पर अड़ा विपक्ष उससे कम पर राजी नहीं। हंगामे के बीच अविश्वास प्रस्ताव का दांव चलकर विपक्ष ने सरकार पर दबाव की रणनीति अपनाई है, ताकि पीएम मोदी सदन में बयान दें। हालांकि सरकार चाहती है कि विपक्ष सदन को चलने दे, लेकिन विपक्ष अपनी मांग को लेकर झुकने को तैयार नहीं। हमें मालूम है मणिपुर से जितना दर्द हमें है उतना दर्द हमारे बीजेपी के साथियों को भी होगा, लेकिन ये एक दूसरे के सेपरेशन क्यों, ये जिद क्यों पकड़ ली कि नहीं प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे।
ये भी कोई जिद की बात है। और उनके पास टाइम है राजस्थान जाने का, उनके पास टाइम है और तमाम काम करने का। देश की बहन बेटियों के जख्म पे मरहम लगाने का टाइम नहीं है। पार्लियामेंट में आके बोल नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ सरकार और पार्टी के नेताओं को अभी भी लगता है कि विपक्ष मणिपुर के मामले में सही रास्ते पर नहीं है। बुद्धिहीन दिशाहीन विपक्ष है। पता है कि उन्होंने जब उसको प्रस्ताव दिया 10 दिन लगता है उस प्रक्रिया को, और डेफिनेटली वो तो अब उन लोगों ने ले आया है अपनी फजीयत कराने के लिए, तो उनकी फजीयत भी होगी, वो भी पूरा देश देखेगा। सदन में भले ही मणिपुर पर चर्चा की तारीख तय नहीं, लेकिन विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल मणिपुर जाने को तैयार है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की ओर से अधीर रंजन चौधरी, जयराम रमेश और गौरव गोगोई, टीएमसी से सुष्मिता देव, आप से सुशील गुप्ता, डीएमके से कनिमोई, आरजेडी से मनोज झा, एनसीपी से फैजल खान, जेडीयू से ललन सिंह, अनिल हेगड़े, समाजवादी पार्टी से जावेद अली खान, जेएमएम से महुआ मांझी, सीपीआई से पी संतोष कुमार, सीपीएम से एलामराम करीम मणिपुर का दौरा कर सकते हैं। वो ग्राउंड रियलिटी जान के हमारी तरफ से जा रहे हैं जावेद अली खान, समाजवादी पार्टी की तरफ से। किस पार्टी से कौन जा रहा है ये अभी हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें पूछा था तो हमने कहा हमारी पार्टी से जावेद अली खान जाएंगे। हम शुरू से ऑल पार्टी डेलीगेशन की मांग कर रहे थे मणिपुर जाने के लिए, पर सरकार ने उसको कोई महत्व नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि वहां जाकर मणिपुर के लोगों को एक संदेश दे सके कि पूरा देश उनके साथ है। दूसरी बात यह है कि एक वायरल वीडियो की बात नहीं है। वायरल वीडियो के बाद प्रधानमंत्री मजबूर हुए टेलीविजन पे बोलने के लिए, पर सदन में वो आज तक नहीं बोले और ना वो आए हैं सदन में। हालांकि विपक्षी दलों के हमलों के बीच सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द मणिपुर के हालात को पूरी तरह से काबू में लाया जाए। सरकार की पहल पर अब तक मैतेई और कुकी समुदाय के बीच 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। दोनों समुदायों के रिटायर्ड सरकारी अफसरों को भी शांति बहाली के मिशन में लगाया गया है। 361 राहत कैंप इस वक्त ऑपरेशन में हैं, जिनमें दोनों समुदायों के 57,000 शरणार्थी रखे गए हैं। उधर मणिपुर में 2 महिलाओं से अत्याचार के वीडियो के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने गुरुवार को ही बताया कि महिलाओं से अत्याचार के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। हालांकि विपक्ष इसे भी सरकार की खानापूर्ति से ज्यादा कुछ नहीं मानता। दिल्ली में भले ही संसद में हंगामा और प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन मणिपुर में सरकार अमन बहाली की कोशिशों को लेकर गंभीर है, ताकि मणिपुर को ये भरोसा दिलाया जा सके कि संकट के इस दौर में उनके साथ पूरा देश खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। 2 कहानियां, एक पंजाब से तो दूसरी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, जिसमें एक ने 35 साल बाद अपनी मां को पाया तो दूसरी कहानी में एक पिता ने अपनी बिछड़ी बच्ची को 2 साल बाद गले लगाया। कहीं खुशी के आंसू छलके तो कहीं आंखों में चमक लौटी। ये आंसू बेइंतहा खुशी के हैं, जो 35 साल बाद माँ बेटे के मिलन से छलके हैं। जिस बेटे को माँ के होने तक का गुमान नहीं था, वो अचानक सामने थी। जिस माँ को उसने कभी देखा नहीं था, वो माँ उसके सामने थी। मन का बांध तो टूटना ही था, आंसुओं का सैलाब तो उमड़ना ही था। जी भर कर रोए दोनों। दरअसल जगजीत सिंह को बचपन से यही मालूम था कि उसके माता पिता बचपन में ही एक सड़क हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। दादा दादी ने ही उसे पाला था। जगजीत खालसा एड से जुड़ा है। वो इन दिनों बाढ़ पीड़ितों की मदद में व्यस्त था कि बुआ का फोन आया, तुम्हारी माँ मिल गई। अपने फादर साहब ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਲਬਮ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਚੁਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ,
जगजीत सिंह ने मां को ढूंढ निकाला। मां के लिए भी ये किसी सपने से कम नहीं था। 35 साल बाद बेटे को मां ने छाती से लगाया तो मानो उस वक्त को वहीं थाम लेना चाहती थी। बेटे को भी उम्र के इस मोड़ पर मां की गोद नसीब हुई। सर रखा तो मानो दुनिया की सारी खुशियां वहीं सिमट कर रह गई। ऐसी एक तस्वीर यूपी के गाजियाबाद से आई। ये 7 साल की मासूम तबस्सुम 2 साल पहले अपने माँ बाप से बिछड़ गई थी। पिता ने अपनी बच्ची को ढूंढने की हर संभव कोशिश की, लेकिन नहीं मिली। लेकिन मन हार मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार मैं इस मोबाइल में जो ना गुमशुदा लोगों पे सर्च करता रहता था कि वो फेसबुक वगैरह, कभी उनकी फाइलों को खोलता रहता। आखिर फिर मैंने एक वीडियो देखा जिनका एसआई राजेश कुमार, उन्होंने उनके वीडियो को देख के मैंने फिर ये देखा कि ये गुमशुदा लोगों पे काम करते हैं, कि उन्हें इनसे बात की जाए। तो मैंने इनका मोबाइल नंबर उतारा। फिर मोबाइल नंबर उतार के फिर मैंने इनको कांटेक्ट करा। तो मेरे जब इनसे संपर्क हुआ तो मैंने बताया जी ऐसे ऐसे मेरी बेटी लापता हो गई है, 2 साल हो गए और मैं 2 साल से अपनी बेटी को ढूंढता रहा हूँ। मैं काफ़ी कभी इधर ढूंढता हूँ, कभी इधर ढूंढता हूँ, मैं काफ़ी थक चुका हूँ मैं, तो आप ज़रा मेरी हेल्प करें। तो इन्होंने क्या था कि फिर इन्होंने ऐसी खोजबीन की। तो इन्होंने 6 दिन में मेरी बेटी को चाइल्ड होम से निकाला। बच्ची खोई दिल्ली से। बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट भी दिल्ली के जगतपुरी थाने में लिखी गई। बच्ची गाजियाबाद पुलिस को मिली, लेकिन बच्ची को उसके पिता से मिलवाने में बड़ी भूमिका निभाई हरियाणा पुलिस के एक एएसआई राजेश कुमार ने, जो पिछले 7 साल में 750 से ज्यादा गुमशुदा लोगों को उनके परिवार से मिलवा चुके हैं। 8 जुलाई को इसके पापा का फोन आया शकील जी का कि भाई मेरी बेटी गुम हुई, आप ढूंढ दोगे? मतलब भैया मुझे डिटेल दो और मैं कोशिश करता हूँ। केस में मुझे 6 दिन में सफलता मिल गई और मैंने इसका फोटो को जो है अपने ग्रुपों में भेजा। तो सोशल जो अपने यहाँ पे गरोंडा चिल्ड्रन होम में है सुनील जी, इनसे संपर्क हुआ। ये बोले जी ये ऐसी बेटी तो हमारे पास है और ये हमारे को ऐसे ऐसे मिली थी 30 तारीख को, और वो 30 तारीख को ये बेटी वहाँ से गुम थी। तो ये दोनों चीज़ें मैच हो गई। डॉक्यूमेंट मंगवाए, मैंने पापा से वीडियो कॉलिंग कराई, वो दोनों चीज़ें मैच हो गई। बेटी ने अपने पापा को पहचाना, पिता ने अपनी बेटी को पहचाना। ये बच्ची अगर अभी अपने पिता से नहीं मिलती तो कुछ दिन में ये इटली चली जाती, क्योंकि इस बच्ची को गोद लेने की प्रक्रिया आखिरी चरण में थी। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया है। परिवार के लिए खुशी का पल है और जाहिर तौर पर बच्ची के चेहरे पर आज जो खुशी दिखाई पड़ रही है, खुश तो वो यहाँ भी थी, लेकिन पिता को देखने के बाद उसके चेहरे पर जो चमक है वो चमक कहीं ना कहीं मिस थी। लेकिन अब एएसआई राजेश कुमार जी ने उनकी मदद से पिता और बच्ची दोनों मिल चुके हैं। अब यहाँ से बच्ची आगे अपने परिवार की तरफ जाएगी। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, गाजियाबाद। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा देश के नाम से जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि संसद में ये मांग उठी है कि देश का नाम इंडिया से हटाकर सिर्फ भारत कर दिया जाए। उत्तराखंड से बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने राज्यसभा में मांग उठाते हुए कहा है कि संविधान से इंडिया शब्द हटाया जाए, क्योंकि ये अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 15 अगस्त को लाल किले से देश के नाम संबोधन में साफ कहा था कि दास्ता के प्रतीक चिन्हों से देश को मुक्ति दिलाना जरूरी है। विगत 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक कदम उठाए हैं, बल्कि कई मौकों पर उन्होंने औपनिवेशिक विरासत, औपनिवेशिक प्रतीक चिन्हों को हटाने और उसकी जगह परंपरागत भारतीय मूल्यों और सोच को लागू करने की वकालत की है। अंग्रेजों ने देश का नाम भारत से बदलकर इंडिया कर दिया। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत और बलिदानों के कारण जब 1947 में देश आजाद हुआ और संविधान में 1950 में लिख दिया इंडिया दैट इज भारत, जबकि हमारे देश का नाम हजारों साल से भारत ही रहा है। भारत को भारत ही बोला जाना चाहिए, इसके बजाय लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। भारतवर्ष इस देश का वास्तविक नाम है। देश का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है। देश को मूल और प्रमाणिक नाम भारत से ही मान्यता दी जानी चाहिए। अतः आजादी के अमृत काल में अंग्रेजी गुलामी के प्रतीक को हटा इस पुण्य पावन धरा का नाम संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर
इंडिया दैट इज हटाकर भारत रखा जाए और भारत माता को दास्ता की इस नाम रूपी बेड़ियों से आजादी दी जाए। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया किए जाने के बाद से ही देश की सियासत में इंडिया बनाम भारत को लेकर घमासान छिड़ गया है। आम लोग इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। इंडिया के बारे में जिस तरह से अब आप सुनते आ रहे हैं, अब ये भी किसी ने पार्लियामेंट में बोल दिया है कि इस नाम को हटना चाहिए क्योंकि अंग्रेजों ने दिया हुआ है। आप क्या सोचते हैं? हाँ, वैसे तो ये बात भी सही है, मतलब जिन्होंने बताया कि मतलब इंडिया को हटा के भारत रखना चाहिए। वैसे भी हम भी कल मतलब रिसेंटली एक इवेंट मतलब फिनिश करके आए हैं, वहीं भी हमने इंडिया इंडिया करके चीयर अप करते थे, लेकिन अगर हम वहीं पे भारत भारत करके मतलब चीयर अप करते ना तो भी अच्छा होता, क्योंकि वैसे हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है तो भारत ही रहना चाहिए। ऐसा है क्या कि आप इंडिया इंडिया चीयर करते हो तो अलग फीलिंग है और भारत भारत चीयर करोगे तो अलग फीलिंग हो जाएगी? क्या फीलिंग आपकी चेंज हो जाएगी देश के लिए? फीलिंग तो चेंज हो जाएगा क्योंकि हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है और हम लोग जब भी चीयर अप करते हैं भारत माता की जय, तो उसमें तो अवार्ड ही आता है भारत, तो हमारा देश का नाम भारत ही होना चाहिए। हर नाम के पीछे एक रीजन है सर, चाहे कोई भी नाम लिखिए, पांचों नाम से हर नाम पड़ा है किसी को, उसके पीछे स्पेसिफिक रीजन है। बीजेपी एमपी नरेश कौशल जी यही कह रहे हैं कि जो नाम पड़ा है इंडिया वो अंग्रेजों ने दिया है, तो इस समय गुलामी वाली फीलिंग आती है। ऐसा है क्या आपके साथ? नहीं, ऐसा तो नहीं महसूस होता कि हम लोग तो इंडिया की यूज नहीं करते, हम लोग तो सिर्फ हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का हम लोग यूज करते हैं नाम, भारत का यूज करते हैं, इंडिया बहुत कम बोलते हैं। हाँ, तो हटना चाहिए नाम ये। अब वैसे तो फिर बहुत सारे नाम चेंज कर रहे हैं हिंदुस्तान सरकार। हो जाए तो सबसे अच्छा रहेगा हिंदुस्तान। नहीं, हिंदुस्तान तो है ही, लेकिन मतलब सरकार जो है कि अलग अलग स्टेट की अलग अलग नाम बदल रही है, ये भी बदल सकती है, ये भी बदल सकती है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं बदल देगी, आने वाले समय में होगा ही। प्रॉब्लम क्या है? जब आप इंडिया बोलते हैं तो क्या कोई गुलामी महसूस होती है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात ऐसी कोई बात नहीं। वो इंडिया को भारत को कंपैरिजन में क्यों ला रहे हैं? एक्चुअली हम खुद फील कर सकते हैं, जो फील करना चाहिए वही बोलना चाहिए। देश का नाम इसलिए वो यूज करे ताकि वो इलेक्शन जीत सके, पर हम लोग का मतलब जो जनता है वो तो इतना तो पागल कोई है नहीं कि जो मतलब इंडिया नाम सुन के उनको वोट दे दे, जो काम किया उनको वोट देगा। न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले हिल स्टेशन मसूरी से जुड़ी बड़ी खबर है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में मसूरी घूमने गए सैलानियों से एक्स्ट्रा चार्ज वसूला जाए। ये सिफारिश एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से बनाए गए पैनल ने की। आपको बता दें, दरअसल जोशी मठ में जमीन खिसकने से गहराए संकट के बाद एनजीटी ने मसूरी की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक पैनल का गठन किया था। इस पैनल को पर्यटकों की क्षमता के लिहाज से मसूरी की स्टडी करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस पैनल ने एनजीटी को सौंपी अपनी स्टेटस रिपोर्ट में मसूरी को सुरक्षित बनाने के लिए कई कदम उठाने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मसूरी में पार्किंग और गेस्ट रूम की क्षमता को ध्यान में रखते हुए सभी सैलानियों का रजिस्ट्रेशन किया जाए ताकि क्षमता से ज्यादा टूरिस्ट इलाके में न पहुंचे। इसके साथ ही मसूरी में आने वाले पर्यटकों से अलग चार्ज वसूला जाए जिसका इस्तेमाल इलाके को साफ सुथरा बनाने के लिए हो। रिपोर्ट में मसूरी को उत्तराखंड का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट बताते हुए कहा गया है कि साल 2022 में यहां रिकॉर्ड 11,73,789 पर्यटक पहुंचे थे। रिपोर्ट के मुताबिक पर्यटकों के भारी संख्या में पहुंचने से मसूरी में हालात बेकाबू हो जाते हैं और ट्रैफिक जाम, कचरे का ढेर, पानी की किल्लत और प्रदूषण समेत कई समस्याएं बढ़ जाती हैं। भूकंप के लिहाज से सिस्मिक जोन 4 में आने वाले मसूरी का हाल जोशीमठ जैसा ना हो, इसके लिए रिपोर्ट में निर्माण कार्य को लेकर भी कुछ जरूरी कदम उठाने की बात कही गई है। मसूरी में पिछले कुछ वर्षों में बगैर प्लानिंग के किए गए निर्माण का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्य को मंजूरी देने से पहले उसकी अच्छे से जियोलॉजिकल और जियोटेक्निकल जांच होनी चाहिए। रिपोर्ट में मसूरी की सभी मौजूदा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के नियमित रूप से स्ट्रक्चरल ऑडिट की भी सिफारिश की गई है ताकि उन्हें झुकने या गिरने से रोका जा सके। मेटा ने व्हाट्सएप में जोड़ा है नया फीचर। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने और समझने के लिए चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं डिजिटल गली। मेटा ने अब व्हाट्सएप में वीडियो मैसेज फीचर ऐड कर दिया है। इस नए फीचर की मदद से यूजर्स शॉर्ट वीडियो मैसेज सेंड कर सकते हैं। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने इस फीचर के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप चैट में एक वीडियो मैसेज को तुरंत रिकॉर्ड करने और शेयर करने की कैपेसिटी ऐड की गई है, जिसमें यूजर 60 सेकंड तक के रियल टाइम वीडियो को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ट्विटर का नाम और लोगो बदलने के बाद कंपनी ने अपने एंड्रॉयड ऐप को नए लोगो और नाम के साथ अपडेट कर दिया है। हालांकि कंपनी iOS एप्लीकेशन को अपडेट करेगी। बता दें कि 24 जुलाई को एलन मस्क ने ट्विटर का नाम और लोगो बदल दिया था, जिसके बाद वेब वर्जन में ट्विटर का नाम सोमवार को ही एक्स कर दिया गया था। चीन की स्मार्टफोन कंपनी हुनूर भारत में जल्द ही अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अपना नया स्मार्टफोन हुनूर 90 सितंबर में लॉन्च कर सकती है, जिसकी कीमत करीब 45,000 रुपए के आसपास हो सकती है। ऑनर का ये नया स्मार्टफोन एंड्रॉयड 13 के साथ आ सकता है। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।